हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर नंबर 1 पढ़ा जो था इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो बच्चों वो हमने चैप्टर ख़त्म कर लिया था। मैंने एक वीडियो में आपको उसको पूरा कंप्लीट करा दिया था। तो चलिए बच्चों, आज हम अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का बच्चों क्या नाम है? तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आज हम सीखेंगे बच्चों बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। जैसा कि बच्चों आपने न्यू क्लास 11th में भी ज्वाइन किया है और अकाउंटेंसी आपका एकदम न्यू सब्जेक्ट है, एकदम फ्रेश सब्जेक्ट है। तो बच्चों आगे आने वाले चैप्टर्स में या फिर 12th क्लास में या आगे ग्रेजुएशन में, बीकॉम में, सीए में काफ़ी सारी जगहों पर कुछ अकाउंटिंग टर्म्स का यूज़ होता है। तो वो अकाउंटिंग टर्म्स हमको बच्चों शुरू में ही सीख लेनी पड़ेगी। तो ये चैप्टर नंबर 2 उसी के ऊपर है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आइए चैप्टर नंबर 2 मैं आपको दिखाता हूँ। बच्चों चैप्टर नंबर 2 का नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बच्चों ये जो फ्रंट पेज पे आपको जितने भी ये सारे दिख रही हैं चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपकी आगे आने वाले चैप्टर्स में यूज़ होने वाली हैं। ये कुछ टर्म्स हैं या ऐसा समझ लो कुछ नेम्स हैं जिनको हमें समझ लेना है कि इनका क्या मीनिंग है। तो बच्चों चैप्टर नंबर 2 इसी पे बेस्ड है पूरा। आपको इन नेम्स की डेफिनेशन आपको आगे दी हुई है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको शॉर्ट और सिंपल तरीके से इस चैप्टर नंबर 2 को पढ़ाऊँगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों अकाउंटिंग टर्म्स, कुछ अकाउंटिंग टर्म्स हम आज स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बच्चों बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है, आइए यहाँ देखते हैं। जैसा कि बच्चों इस नाम से ही पता चल रहा है, इस टर्म से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर सिर्फ जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शंस हम इसके अंदर लेते हैं। मतलब सारी वो ट्रांजैक्शन हमको लिखनी पड़ेगी जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, लाइक सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ मशीन, इस टाइप की बच्चों जो चीज़ें हमारी बिजनेस से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें हमें इसमें लिखनी पड़ेगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कुछ जो कि हमें बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होती। लाइक मैंने एक बाइक खरीदी, लेकिन वो मैंने अपने घर के लिए खरीदी, मीन्स हाउस होल्ड पर्पस के लिए खरीदी है। और वो जो खरीदने का जो पैसा था वो भी मैंने घर से ही अपने सेविंग बैंक अकाउंट से खरीदी। तो बच्चों ये ट्रांजैक्शन हमको यहाँ शो नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, वहीं मैं अगर परचेज़ करता हूँ एक मशीन फॉर योर बिज़नेस, तो वहाँ पर बच्चों वो चीज़ हमको शो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप बिज़नेस ट्रांजैक्शन समझ गए। हर एक ऐसी ट्रांजैक्शन जो बिज़नेस से रिलेटेड है उसको आपको अकाउंटिंग करते टाइम शो करना पड़ेगा। तो ये थी हमारी बिज़नेस ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट टर्म क्या है बच्चों? तो नेक्स्ट टर्म है बच्चों अकाउंट। अब बच्चों जो हमने ये सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन है इनको कहीं ना कहीं तो शो करना पड़ेगा। तो बच्चों एक जगह इन सबको लिखा जाता है। लाइक अगर मैं बात करूँ परचेज ऑफ मशीन या सेल ऑफ गुड्स की, तो इनको मैं एक जगह कहीं पर लिखूँगा तो उसी जो वहाँ पे मैं लिखता हूँ उसी को बोला जाता है अकाउंट। ठीक है बच्चों, आगे हम काफ़ी सारे अकाउंट बनाने वाले हैं तो वहाँ पे मैं आपको ये और क्लियर कर दूँगा अकाउंट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो रिकॉर्डिंग ऑफ सेम आइटम्स। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो थर्ड पे बढ़ते हैं बच्चों। थर्ड पॉइंट हमको दिया हुआ है कैपिटल। तो बच्चों कैपिटल क्या होता है? ठीक है बच्चों, तो एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लो बच्चों मेरा प्लान बना कि मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करूँगा।
ये रहा, मैंने सोचा कि मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करूँगा और यहाँ पर मैं मोबाइल फ़ोन बनाऊँगा। तो बच्चों इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ मुझे मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे एक शॉप भी ख़रीदनी पड़ेगी। तो बच्चों बिज़नेस को स्टार्ट करते टाइम जब मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट करा, या अकाउंटिंग टर्म में बोलूँ तो कमेंस करा, तब बच्चों जब मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट करा उस टाइम पे जितना भी मैंने इस पे खर्चा करा, जितना भी मैंने पैसा इस पे खर्चा करा, वो सब हमारा कैपिटल होता है बच्चों। इसके कुछ एग्जांपल हैं, लाइक कैश, बैंक, या मैंने क्या करा एक मशीन लगाई जो कि मोबाइल फ़ोन बनाएगी। तो बच्चों ये सारी की सारी चीज़ें मेरी कैपिटल है। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट है बच्चों ड्राइंग्स। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं इसके बारे में तो हमको पता है, ड्राइंग्स के बारे में तो पता है बच्चे कह रहे हैं। तो बच्चों ये ड्राइंग्स वो वाली ड्राइंग नहीं है जो आप सोच रहे हो, जो कि चित्रकला होती है। ये वो चित्रकला वाली ड्राइंग नहीं है। इस ड्राइंग का मतलब होता है आप मनी या फिर पैसा विड्रॉ करोगे फ्रॉम बिजनेस, अपने बिजनेस से, लेकिन फॉर पर्सनल यूज़। इस बात को बच्चों ध्यान रखना कि आप पैसा विड्रॉ करोगे अपने बिजनेस से, लेकिन अगर उस पैसे को आप अपने पर्सनल यूज़ पे लगाते हो या किसी हाउस होल्ड एक्सपेंस को पे करने के लिए लगाते हो तो उसको ड्राइंग बोल दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको ड्राइंग्स समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बच्चों फिफ्थ पॉइंट पे बढ़ते हैं, लाइबिलिटीज़, जिसको बच्चों डिफाइन किया गया नॉन करंट एंड करंट। ठीक है, तो मैं आपको ये ध्यान से समझना, नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। ठीक है बच्चों, फिफ्थ पॉइंट हम यहाँ समझने वाले हैं लाइबिलिटीज़। तो लाइबिलिटीज़ मतलब होता है बच्चों देयता, या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि लाइबिलिटीज़ मतलब होता है हमारी, इस तरफ हम वो सारी चीज़ें या फिर इसके अंदर हम वो सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं जो चीज़ें हमारे ऊपर उधार है एक तरीके से। तो लाइबिलिटी को बच्चों दो तरीके से डिफाइन किया गया है, एक है हमारी करंट लाइबिलिटी और सेकंड है नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है बच्चों, आप लाइबिलिटीज़ का मतलब समझ गए। एक तरीके से आप समझ लो उधार, जो कि हमें पे करना है किसी और पर्सन को। वो कोई भी हो सकता है, लाइक वो आप बैंक हो सकता है या कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है जिससे हमने पहले कभी पैसे लिए होंगे अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, या वो कोई सेलर हो सकता है जिससे हमने गुड्स खरीदे होंगे उधारी पे। ठीक है बच्चों, तो लाइबिलिटीज़ भी दो टाइप्स की होती है, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी क्या होती है? तो ऐसी लाइबिलिटी जो कि लेस देन 12 मंथ्स के लिए हो। मीन्स आपको इनको 12 मंथ्स के अंदर अंदर पे करना पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। समझे बच्चों? इसके कुछ अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, तो इसके कुछ अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो एग्जाम्पल क्रेडिटर्स होते हैं बच्चों, या फिर बैंक लोन हो सकता है। ठीक है बच्चों, ये इसके कुछ एग्जाम्पल है। अब ये क्रेडिटर क्या है? क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिससे हमने पैसा उधारी पे लिया हुआ है या फिर हमने इससे गुड्स उधार पे खरीदे हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने अगर गुड्स उधारी पे किसी से आप खरीदते हो तो उसको आपको पैसा पे करना पड़ता है, भले ही आप उस टाइम पे ना करो, थोड़े टाइम बाद तो आपको पे करना पड़ता है।
तो वो थोड़ा टाइम बच्चों करंट लायबिलिटी में 12 मंथ माना जाता है। अंडर 12 मंथ आपको ये क्रेडिटर को सारे पैसे पे करने पड़ेंगे, तो ये बच्चों करंट लायबिलिटी कहलाती है। बात करें नॉन करंट लायबिलिटी, तो ये बच्चों ऐसी लायबिलिटी होती है जो मोर देन 12 मंथ्स होती हैं। मीन्स अगर आपको पे करना है तो आपको 12 महीने के बाद पे करना हो सकता है इसको। लाइक डिवेंचर इनका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये बच्चों इसका एक एग्जाम्पल है डिवेंचर्स। डिवेंचर्स क्या होते हैं बच्चों, अब इसको भी सीखते हैं। वैसे आप इसको बहुत अच्छे से क्लास 12th में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी ये डिवेंचर जो इस मतलब क्या है इसका सिर्फ ये समझा देता हूँ। कभी कभी क्या होता है बच्चों, जो कंपनी होती है या जो बिज़नेस होता है उसको अगर पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो बाहर कहीं से पैसा लेती है, लोन टाइप समझ लो आप इसे, लोन। तो बच्चों मान लो मैं हूँ एक पर्सन, ठीक है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस है, और अब मुझे पड़ी पैसों की ज़रूरत। तो बाहर कुछ लोग खड़ी हैं, लोग खड़े हैं मतलब पब्लिक खड़ी है यहाँ पे कुछ। तो मैंने पब्लिक से बोला कि पब्लिक ऐसा करो, आप मुझे 10 लाख रुपए दे दो, मैं आपको ये पैसा जल्द लौटा दूंगा। पब्लिक कहती है नहीं भाई, हम कैसे तेरी बात का विश्वास कर लें, हम तेरी बात का विश्वास नहीं कर सकते, ऐसा कर तू मेरे को लिख के दे। तो ये जो पर्सन होता है प्रोप्राइटर बच्चों मालिक होता है बिज़नेस का। तो प्रोप्राइटर जो होता है वो एक कागज़ तैयार करता है जिसके अंदर वो लिखता है कि मैंने राम से या श्याम से या फलाना नाम से इतने रुपए लिए हैं और मैं इसको इंटरेस्ट दूंगा @ 10% पर एनम। ठीक है बच्चों, और लिखता है कि मैं इसको पे कर दूंगा आफ्टर 5 ईयर्स। और लास्ट में बच्चों क्या करता है वो, यहाँ पे अपनी कंपनी के साइन कर देता है। कंपनी के साइन मीन्स कंपनी अपनी सील मारती है जिसको कॉमन सील बोला जाता है। स्टैम्प समझ लो बच्चों, स्टैम्प मार के ये जो कागज़ का टुकड़ा होता है ये दे देता है पब्लिक को कि ये लो, ये रहा तुम्हारे लिए मेरा प्रूफ कि अगर मैं तुम्हें ये 10 लाख रुपए लौटाने से मना करूँ आगे आने वाले टाइम पे, तो आप कोर्ट जाके ये वाला प्रूफ दिखा देना जिस पे मैंने साफ साफ लिखा है कि मैंने राम से 10 लाख रुपए लिए इस रेट से, उसको मैंने बोला था मैं ये 10 लाख रुपए आपको 5 साल बाद लौटाऊंगा, और ये रहे इस कंपनी के साइन। ठीक है बच्चों, तो डिवेंचर का मतलब आप समझे। तो बच्चों ये लगभग ज़्यादातर ऐसा होता है कि ये लॉन्ग टर्म्स ही होते हैं, मतलब पहले से ही बोल दिया जाएगा 4 साल बाद पे करेंगे, 5 साल बाद पे करेंगे, तो ये नॉन करंट लायबिलिटी मानी जाती है। ठीक है बच्चों, तो आप लायबिलिटीज़ समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। लायबिलिटीज़ के बाद है बच्चों एसेट्स। एसेट्स में नॉन करंट एसेट है, करंट एसेट है और फिक्टिशियस एसेट है। ठीक है बच्चों, और कुछ हमको फिक्स्ड एसेट के अंदर भी टेंजेबल एसेट और इनटेंजेबल एसेट्स गिवन है। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। एसेट्स का मतलब क्या होता है बच्चों, संपत्ति कहते हैं इसको। हमारे बिजनेस की संपत्ति, जैसा कि मान लीजिए मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया और उस बिज़नेस को स्टार्ट करते टाइम मैंने वहाँ पे मशीनरी लगाई, एक बिल्डिंग खरीदी, उसके अंदर मैंने एक प्लांट स्टार्ट किया। तो बच्चों ये सारी चीज़ें मेरे एसेट्स हैं, मेरी संपत्ति हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको भी कई तरीके से डिफ़ाइन करते हैं लोग या किया जाता है असली में। जैसे सबसे पहले इसमें दिया हुआ है नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट कौन से एसेट होते हैं, तो बच्चों ये ऐसे एसेट होते हैं जो करंट, जो बहुत जल्दी हम नॉट ट्रांसफरेबल easily in terms of money। समझ गए बच्चों आप,
नॉन करंट एसेट का मतलब वो एसेट होते हैं जिसे आप बहुत जल्दी आप इन चीज़ों को मनी टर्म्स में नहीं वो कर सकते कन्वर्ट। ठीक है बच्चों। इसके अलावा बच्चों हमें नॉन करंट के अलावा गिवन है करंट एसेट। तो करंट एसेट्स कौन से होते हैं बच्चों? करंट एसेट वो एसेट्स होते हैं जिन्हें आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो या इजीली कन्वर्ट कर सकते हो इन टर्म ऑफ मनी। इन टर्म ऑफ मनी आप इसको इजीली कर सकते हो कन्वर्ट। अच्छा, इसके कुछ एग्जाम्पल, तो यहाँ एग्जाम्पल समझते हैं इसके बच्चों। डेटर्स, कैश या बैंक बैलेंस, ये बच्चों सारे हमारे क्रेडिट, ये हमारे सारे के सारे करंट एसेट हैं। इसमें आपको कैश तो पता है, मनी, बैंक बैलेंस भी आपको पता है कि मेरे बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है। अब ये नया टर्म आया डेटर। तो बच्चों अभी आपको याद है थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्रेडिटर समझाया था। क्रेडिटर में मैंने आपको क्या बताया था कि ये कौन लोग होते हैं जिनको हमने पैसा पे करना है, यानी हमने इनसे उधार लिया हुआ होता है। तो सेम टर्म्स में बच्चों डेटर इसका एकदम उल्टा होता है, अपोजिट होता है। इन लोगों से हमने पैसा लेना है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे करंट एसेट होते हैं। समझ गए आप? ठीक है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पर। एक मिनट बच्चों। ठीक है बच्चों, उसके अलावा बोला गया कि कुछ फिक्स्ड एसेट्स भी होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, टेंजिबल एसेट्स, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, और इनटेंजिबल एसेट। बच्चों जो मैं ये चीज़ें आपको समझा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जो चीज़ें मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको सिर्फ उतना ही लिखना है अपने नोटबुक में। इसके अलावा आपको ये चैप्टर रीड करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको रिवीजन करनी होगी तो आप इन्हीं सब चीज़ों की रिवीजन करोगे जो मैं आपको नोट मेकिंग करवा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ने के लिए बुक की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसी चीज़ों से रिवाइज कर लेना है जो मैं लिख रहा हूँ। और जब मैं बच्चों कोई चीज़ समझा रहा हूँ तो उस टाइम पे आप उस चीज़ को सिर्फ समझें, साथ में नोट डाउन ना करें। आप वीडियो पॉज करके बाद में नोट डाउन ईजिली कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? तो इसको ऐसा समझ लीजिए आप, ऐसे एसेट्स जिसको आप विच आर या फिर विच आर टचेबल एंड ईजली सीएबल। मतलब हिंदी में अगर मैं लिखूं तो ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको आप इजीली टच कर सकते हो और इजीली देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये टेंजिबल एसेट होते हैं। जैसे कि इसका मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो इसका एग्जांपल है जैसे कि मशीनरी, फर्नीचर। तो ये सारे के सारे बच्चों टेंजिबल एसेट हैं जिन्हें आप इजीली देख सकते हो, छू सकते हो। कुछ इंटेंजिबल एसेट्स भी होते हैं बच्चों जिन्हें आप नॉट सीन, इसे देख ही नहीं सकते आप किसी भी कारण, और नॉट टचेबल। ठीक है बच्चों, ना देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। अच्छा, ऐसे कौन से एसेट होते हैं? तो इसका एग्जाम्पल बच्चों मैं आपको समझा देता हूँ।
गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट्स और भी काफ़ी सारे होते हैं बच्चों, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम जो थोड़े बहुत आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आपको एग्जांपल समझने के लिए काफ़ी हैं। अब बच्चों, इनटेंजिबल एसेट मैंने ऐसे एसेट बताए जिसे आप ना ही देख सकते हो और ना ही छू सकते हो, जैसे कि गुडविल। तो गुडविल क्या है, सबसे पहले तो ये आपको नहीं पता होगा। तो गुडविल का मतलब है बच्चों, मान लो आपके आगे मैं एक 20,000 रुपये का फ़ोन रखता हूँ जो कि है सैमसंग का, और वहीं पे मैं एक आपके उसके जस्ट बगल में एक और फ़ोन रखता हूँ जो कि है एप्पल का। तो बच्चों आप, वो भी 20,000 का ही है, तो दोनों के दोनों 20,000 का ही है। तो बच्चों आप कौन सा फ़ोन उठाओगे? हर बच्चा बोलेगा कि मुझे तो एप्पल का फ़ोन ही चाहिए। तो बच्चों, जो आपने ये एप्पल बोला है, यही है उसकी गुडविल, उसकी वैल्यू आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है बच्चों। कॉपीराइट मीन्स बच्चों, जो काम किसी ने पहले से कर लिया है, मान लो एक काम, या फिर मान लो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, तो इस वीडियो पे बच्चों सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, इसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता। मतलब कि इसे कोई यूज़ इन टर्म्स ऑफ कहीं पे वो उसको अपलोड नहीं कर सकता मेरे अलावा कोई और पर्सन। सिर्फ इसको आप यूज़ कर सकते हो देखने के लिए। तो क्यों है ऐसा? इस पे मेरा कॉपीराइट है बच्चों। ठीक है। पेटेंट्स भी यही होता है एक तरीके से, कि पेटेंट्स होता है, मान लो मैंने कोई चीज़ इन्वेंट करी, मैंने एक ऐसी गाड़ी इन्वेंट करी जो कि पानी से चलती है, तो बच्चों वो गाड़ी इन्वेंट करके मैं अपने नाम पे पेटेंट करा लूँगा, तो बात ये बोली जाएगी कि ये गाड़ी विक्की ने बनाई है और उसी के नाम पे पेटेंट है। ये मीन्स ये कोई अब चुरा नहीं सकता डिज़ाइन इसका। ठीक है बच्चों। तो ये हमारे कुछ इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट गिवन है बच्चों हमको रिसिप्ट, जो कि है कैपिटल और रिवेन्यू। ठीक है बच्चों, तो आइए इसको भी समझते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों। रिसिप्ट्स दो तरीके की होती है बच्चों, जैसे कि यहाँ लिख दिया इन्होंने। एक होती है कैपिटल नेचर की रिसिप्ट्स और रिवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है बच्चों, तो कैपिटल रिसिप्ट्स देखते हैं पहले। बच्चों आपको पता है कि अगर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ तो बिज़नेस में इस तरीके की चीज़ें होती रहेंगी कि या तो मेरे पास कुछ आता रहेगा पूरे साल बिज़नेस में, और फिर जाएगा भी। तो इस तरीके की चीज़ों को ही हम रिसिप्ट्स बोलते हैं, पहली बात तो। ठीक है बच्चों। तो रिसिप्ट मतलब मेरे पास कहीं ना कहीं से पैसा आया। अब वो पैसा दो जगह से आ सकता है, या फिर दो तरीके का पैसा वो हो सकता है। एक वो हो सकता है कैपिटल रिसिप्ट्स, एक हो सकता है रिवेन्यू रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स लाइक मैंने अपनी बिल्डिंग सेल कर दी। अगर मैं अपनी बिल्डिंग बेच दूं बिज़नेस में, जो मैं बिल्डिंग यूज़ कर रहा हूं, तो वहाँ से पैसा आएगा। तो बच्चों ये हो गई कैपिटल रिसिप्ट्स। या फिर मैंने कोई, मान लो फ़ोन बनाने की 10 मशीन्स थी, तो उसमें से एक मशीन सेल कर दी मैंने, तो बच्चों यहाँ से भी पैसा आएगा। ये हो गई कैपिटल रिसिप्ट्स। रिवेन्यू रिसिप्ट्स लाइक बच्चों कमीशन रिसीव्ड। किसी को अगर कमीशन मिली तो वो हो गया, किसी को रेंट मिला तो रेंट रिसीव्ड हो गया, कोई सैलरी बेस काम कर रहा है तो उसको सैलरी अगर रिसीव हुई, तो ये सारे के सारे एग्जांपल जो हैं वो रिवेन्यू रिसिप्ट्स के हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स एक तरीके से आप ऐसा समझ सकते हो कि हम अपने बिजनेस का एक अंग कम कर देंगे। बिल्डिंग देखो, अगर मैं बिल्डिंग बेच दूँ तो मेरे बिज़नेस का साइज़ थोड़ा कम हो जाएगा, या मशीनरी बेच दूँ वहाँ से पैसा आ जाए तो यहाँ पे भी मेरे बिज़नेस का साइज़ थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन जब मैं रिवेन्यू रिसिप्ट्स करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके की रिसिप्ट्स होती हैं। ठीक है बच्चों, तो आप ये भी समझ गए होंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जिस तरीके से बच्चों हमको रिसिप्ट्स हुआ, उसी तरीके से हमारे कुछ एक्सपेंडिचर भी होते हैं, जो कि कैपिटल रिवेन्यू और डेफर्ड रिवेन्यू 3 तरीके के होते हैं। तो आइए देखते हैं एक्सपेंडिचर्स को।
ये बच्चों 3 तरीके के होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है बच्चों, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है इसको। तो एक्सपेंडिचर्स हमारे 3 तरीके के होते हैं, तो आइए समझते हैं इनको। बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कि खर्चा। सबसे पहले एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा, तो ऐसा खर्चा जो कि कैपिटल नेचर का हो। तो बच्चों इसका तो एक एग्जांपल मैं आपको इजीली समझा देता हूँ। एग्जांपल, परचेज ऑफ मशीनरी। जैसा बच्चों मैंने लास्ट पॉइंट में, या फिर आप देखोगे रिसिप्ट वाले पॉइंट में आपको समझाया था कि हमको पैसा रिसीव हुआ, तो वहाँ पे कैसे हुआ था कैपिटल इनकम हमारी, तो वो हुई थी हमारी कैपिटल रिसिप्ट जब हमने एक मशीन बेची थी। इस बार बच्चों अगर मैं ख़रीद लूँगा तो बच्चों मेरे पास से पैसा जाएगा। अगर मैं कोई मशीन ख़रीद लूँ तो मेरे पास से पैसा जाएगा, तो उसी को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और मशीन क्योंकि मैंने ख़रीदी है तो मशीन मेरे बिज़नेस का साइज़ एक्सपेंस, या फिर साइज़ जो मेरे बिज़नेस का है वो है उसको एक्सपेंड करेगी, जिससे मेरा बिज़नेस बढ़ेगा। तो बच्चों इस तरीके की चीज़ों को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब आप एक ऐसी जगह एक्सपेंस करोगे जिसकी वजह से आपका बिज़नेस एक्सपेंड करेगा, बढ़ेगा। ठीक है बच्चों। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जांपल तो सेम है बच्चों वहाँ पे, जैसे कि कमीशन पेड या फिर रेंट पेड। इस तरीके की चीज़ें बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाई जाती है। अब बच्चों बात आई ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को समझने के लिए आपको ध्यान से समझना है कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। इसमें बच्चों इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से समझाता हूँ। लाइक मेरा एक प्रोडक्ट है, ये कोई मैं किसी चीज़ को सेल करता हूँ तो ये मेरा एक प्रोडक्ट है। तो बच्चों मैंने इसकी एडवर्टाइजमेंट कर दी, मैंने इसकी एडवर्टाइजमेंट दिखा दी टीवी में। तो बच्चों एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए मेरे पास से पैसा तो देना पड़ेगा मुझे इन टीवी वालों को, चैनल वालों को, क्योंकि मैं अगर पैसा दूंगा तो ही वो मेरा ऐड अपने चैनल पे शो करेंगे। तो बच्चों चैनल को मैंने पैसा दिया एक बार और उसके बाद वो कई बार ऐड मेरा दिखाते रहे, जिसकी वजह से मुझे 1 साल से ज़्यादा प्लस 1 ईयर से भी ज़्यादा का मुझे इसमें फ़ायदा होगा। इस तरीके की चीज़ों को बच्चों डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है, जिसमें हमें एक बार पैसा देना पड़ता है या फिर जितनी बार आपको ऐड दिखाना है उतनी बार आपको पैसा देना पड़ेगा। इस तरीके के एक्सपेंडिचर को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों एक्सपेंस, जो कि प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है। ठीक है, तो आइए सीखते हैं क्या है ये। एक्सपेंस का मतलब भी बच्चों एक्सपेंडिचर ही होता है, खर्चा ही होता है, लेकिन इसके आगे 2 टर्म्स लगा दिए उन्होंने, आउटस्टैंडिंग और एक लिख दिया उन्होंने प्रीपेड। ठीक है बच्चों, तो आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है। मान लो मैंने कोई खर्चा करा, ठीक है, मैंने मान लो खर्चा करा, मान लो मेरे गुड्स आए, उन गुड्स को अपनी फैक्ट्री तक लाने के लिए मुझे 10,000 रुपये देने पड़ते हैं। मुझे 10,000 रुपये देने पड़ते हैं अपने वर्कर्स को, जो कि उस जो भी मेरे गुड्स आए हैं। अब ये गुड्स क्या होते हैं बच्चों, ये गुड्स होता है मान लो मेरा रॉ मटेरियल है, जिससे भी मैं बिज़नेस करता हूँ या फिर जो भी प्रोडक्ट
तो बच्चों मेरे को सामान को बाहर से अपनी फैक्ट्री तक लाने के 10,000 रुपये पे करने पड़ते हैं वर्कर्स को, जो कि उसको लेके आते हैं। लेकिन अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ उनको पे किया ओनली ₹8,000। मैंने उनको सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपये दिए। तो बच्चों ऐसे में अभी 2,000 रुपये और पे करने हैं। तो ये जो 2,000 रुपये मैंने उन्हें पे नहीं करे लेकिन करने तो हैं ही, इसी चीज़ को बोला जाता है बच्चा आउटस्टैंडिंग। समझ गए बच्चों? यानी कोई भी मेरा एक्सपेंस जो कि मुझे अभी भी पे करना है, उस चीज़ को बोला जाता है आउटस्टैंडिंग। इसी हिसाब से बच्चों प्रीपेड इसका जस्ट अपोजिट होता है। मान लो मुझे पे करना था उनको 10,000 रुपये, लेकिन मैंने इकट्ठा उनको दे दिया कि 15,000 रुपये ले लो मेरे पास से। मैंने 15,000 पे कर दिया इनको। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप अगली बार भी मेरा सामान तो लेके आओगे ही, मेरे गुड्स लेके आओगे, तो तब के पैसे भी अभी ले लो। तो बच्चों ये जो मैंने इनको 5,000 एक्स्ट्रा पे कर दिए, इन 5,000 को ही बोला जाता है प्रीपेड, या आप इसको एडवांस नाम से भी बुला सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज हमने काफ़ी सारी टर्म्स पढ़ी। तो बच्चों ये टर्म्स आप नोट डाउन कर लो विद एग्जांपल और इसको रिवाइज़ करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और फिर हम वहाँ पे इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए बच्चों आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने हर एक फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जो कि क्लास 11th में अकाउंटेंसी पढ़ेगा। थैंक यू बच्चों।